Hello बच्चों, welcome to PRS the Future Academy. We are talking about the spherical mirror. In the last lecture we have discussed its definition, its type and the terminology related to spherical mirror like radius of curvature, center of curvature, focus, pole, focal length and so on. तो आज हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं और हमको ये समझना है कि किसी भी स्फीरिकल मिरर से या किसी भी मिरर से इमेज कैसे बनता है। तो किसी भी मिरर से इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको स्फीरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के रूल्स को समझना पड़ेगा कि किसी भी मिरर के सामने, स्फीरिकल मिरर के सामने जो रे ऑफ लाइट उस पर इंसिडेंट होती है तो किस तरीके से उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो इसके 3 रूल्स हैं। सबसे पहले उन रूल्स को हम समझते हैं, फिर हम लोग ये समझ पाएंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से किस बेस पर इमेज बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, और किससे इमेज फॉर्मेशन? तो स्फीरिकल मिरर से। रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ स्फीरिकल मिरर, थ्रू अ स्फीरिकल मिरर। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा आज का पहला टॉपिक है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो देखिए, अब जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स के लिए हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं वो रूल्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए लगते हैं। तो हम लोग वो तीनों रूल्स दोनों मिरर के केस में एक साथ यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इस साइड ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यही 2 मिरर आपको पढ़ने थे और ये स्फीरिकल मिरर के दोनों टाइप हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला रूल लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है रिफ्लेक्शन के लिए स्फीरिकल मिरर से, कि कोई भी अगर आप स्फीरिकल मिरर लेते हैं, लाइक ये कॉनकेव मिरर आपने ले लिया, आप जानते हैं कि इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। और क्यों इसको कॉनकेव मिरर कहेंगे? क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा ये देखिए इनवर्ट सरफेस से होगा, यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आउटवर्ड सरफेस को तो हमने पॉलिश कर दिया है, तो इधर से तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया कॉनकेव मिरर। अब आप जानते हैं कि इस कॉनकेव मिरर का ये एक होता है, क्या इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉनकेव। इस मिरर का क्या हो गया? ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और जिस स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का ये एक पार्ट था, उसका अगर यहाँ पर कहीं हम सेंटर सपोज करें तो सेंटर को इस स्फीयर, इस मिरर का क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एकदम मिड पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? पोल ऑफ मिरर। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में क्या पड़ता है? फोकस ऑफ मिरर। ठीक है, इतनी पॉइंट्स अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप आसानी से इसमें रूल्स को, जो हम लोग यहाँ रूल्स पढ़ने वाले हैं, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ स्फीरिकल मिरर, उसको आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहला रूल ये कहता है किसी भी मिरर से, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, किसी भी मिरर के सामने अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है इस तरीके से, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होकर पास होती है। जैसे अब यहाँ पर इस केस में हम देखें तो सपोज करिए कि ये कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो कैसी है? तो ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है? रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होती है। ये तो पहला रूल हो गया। ठीक है, रूल्स में ये आपने इमेज फॉर्मेशन का जो रूल्स है उसमें पहला रूल ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे इंसिडेंट होगी मिरर के ऊपर तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसके फोकस से होकर पास होगी। अभी तो हम बात कर रहे हैं ये कॉनकेव की। अगर यही रूल को हम कॉन्वेक्स के केस में देखें तो कॉन्वेक्स के केस में देखिए किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे और इसको आप इनवर्ट सरफेस को क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। इनवर्ट सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्शन किधर से होगा? तो आउटवर्ड सरफेस से होगा, और आउटवर्ड सरफेस से जिस भी मिरर में रिफ्लेक्शन होता है दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया और इसको, ये हो गया इस कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका ये जो भी स्फीयर रहा होगा उसका एक अपना सेंटर दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज पोल, और ये हो गया इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल फोकस या फोकस। ओके, चलिए, इसके ऊपर अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करें तो ये कहाँ से पास होगी? तो आप जानते हैं कि वही बात है यहाँ पर कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आती है तो फोकस से पास होती है। तो क्या ये रे ऑफ लाइट भी फोकस से पास होगी? ध्यान रखिए कि ये कॉन्वेक्स मिरर है और आप पीछे पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं।
और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। यानी ये अपने ऊपर इंसिडेंट रेज को कन्वर्ज करती है, बेंड करती है, लेकिन ये अपने ऊपर रेज को डाइवर्ज करती है या स्कैटर करती है। तो ये रे ऑफ लाइट कभी भी इस फोकस पर तो जा नहीं सकती है। एक और भी रीजन है कि ये इधर से पॉलिश किया गया है। अगर इधर से आपने पॉलिश कर दिया तो ये रे ऑफ लाइट इसको पास कर ही नहीं सकती है, इसको तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होना है। तो फिर फोकस वाला ये रूल कहाँ गया? तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब ये रिफ्लेक्ट होती है रे ऑफ लाइट, तो जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है कि ये फोकस से इमर्ज हो रही है। ठीक है, रूल वही है बिल्कुल, बस इसमें रियल में यानी एक्चुअली ये रिफ्लेक्टिंग जो रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टिंग रे है, वो फोकस से पास हो रही है, लेकिन ये फोकस से पास होती हुई अपीयर हो रही है। तो फर्स्ट लॉ को आप अगर दोनों को मिला के कंक्लूड करेंगे तो आप कह सकते हैं अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर passes to the focus or appear to pass from the focus of the mirror। ठीक है, या तो ये फोकस से पास होता है या तो ये फोकस से पास होते हुए अपीयर होता है। कौन सी रे? जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसके ऊपर आके इंसिडेंट होगी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। ठीक है, चलिए ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे वाले रूल की बात कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा वाला जो रूल है वो बिल्कुल इसी का आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा मीन्स पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही थी तो फोकस से पास हो रही थी या फोकस से पास होती हुई अपीयर हो रही थी। इसी तरीके से अब जो रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे वो फोकस से इंसिडेंट करेंगे, और जब फोकस से इंसिडेंट होगा तो इसका उल्टा होने का मतलब कि वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, तो इसका अगर रे डायग्राम खींचे यहाँ पर तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको हमने बाहर बाहर पॉलिश कर दिया और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हुआ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर कोई रे ऑफ लाइट इसके फोकस से होकर पास होगी तो फोकस से जो रे पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी? तो देखिए पैरेलल आ रही थी तो फोकस से गई, और फोकस से आ रही हैं तो ये पैरेलल लौट जाएगी। ठीक है, यानी अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टेड बैक टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। यानी इस मिरर के फोकस से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यही चीज़ को आप यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्वेक्स के केस में। तो कॉन्वेक्स के केस में ये कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। ओके, और रे ऑफ लाइट को कहाँ से इंसिडेंट करना है? तो फोकस से। अब देखिए फोकस इसका इधर था तो यहाँ से तो हमने पास कर दिया, लेकिन इसका फोकस राइट साइड में है और रे ऑफ लाइट को या ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट में रखते हैं। तो अगर हम लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो रे ऑफ लाइट होगी वो भी तो लेफ्ट से ही जाएगी। तो फोकस से कैसे पास हो सकता है? तो फोकस से पास नहीं हो सकता, लेकिन फोकस से जाता हुआ अपीयर तो हो सकता है। ऐसा लग सकता है ना कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, कि जो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है वो फोकस की ओर डायरेक्टेड है। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है और वो ऐसे जा रही है इधर, जैसे लग रहा है कि फोकस की ओर जा रही थी। ठीक है, तो ये फोकस की ओर अगर डायरेक्टेड कोई रे इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होके कैसे हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द फोकस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है, अगर इस फोकस से होकर पास हो या इस फोकस की ओर डायरेक्टेड कोई रे हो तो रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इसी तरीके से थर्ड वाला रूल देख लीजिए, बहुत ही इजी है। दो आपने समझ लिया, पहला और दूसरा आपने समझ लिया, तीसरा बहुत ही आसान है। तीसरे वाले में बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है। आप देख रही है यहाँ पर तीन केस हो सकते थे। एक तो पैरेलल रे हमने पास किया, एक हमने फोकस से पास कर दिया, तो अब यही एक पॉइंट बचता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस बार अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को पास करते हैं तो ये बिना डेविएट हुए सेम पाथ पर रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने अगर कॉनकेव मिरर मान लीजिए यहाँ पर हम बना लिए, ये कॉनकेव मिरर है और ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और तीसरा रूल क्या कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास होती है तो वो बिना डेविएट हुए सेम पाथ पर रिटर्न हो जाती है। यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगी तो वैसे ही वापस आ जाएगी, कोई भी डेविएशन नहीं होता है। और यही चीज़ आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि फोकस की तरह ये भी राइट साइड में है और इधर से हमने इसको पॉलिश किया हुआ है।
तो डायरेक्टेड तो हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड कोई रे लेके जाएंगे ये इस तरीके से, तो ये क्या होगा, सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। किसी भी स्फीरिकल मिरर से अगर आपको इमेज बनाना है, लाइक कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, तो उससे इमेज जो बनती है उसको रे डायग्राम जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस बेसिस पर उस रे डायग्राम को खींचा जाता है, तो वो यही 3 रूल्स हैं। अभी आप आगे देखेंगे कि इन्हीं तीनों रूल्स का ही इस्तेमाल करके आप बार बार किसी भी मिरर से किसी भी स्थिति में किसी भी पोजीशन में आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन आपको ये इसको नोट्स में लिख लेना है और इसको जो है एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। अब इसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्केव मिरर बाय यूजिंग दीज रूल्स। ओके, इन रूल्स का इस्तेमाल करके हमको कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना है। तो देखिए इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर, किसी भी कॉन्केव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो किस किस तरीके का इमेज बनाता है, इसको हमको समझना है। अब आपने जैसे प्लेन मिरर में ही फील किया होगा कि जैसे आप जितने उस मिरर के नज़दीक जाते हैं आपको आपका इमेज उतना बड़ा दिखाई देता है और उसकी लोकेशन जो है आपको काफ़ी नज़दीक दिखती है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते हैं उस मिरर से, वैसे वैसे आपका जो इमेज उसमें बन रहा होता है वो भी आपको छोटा दिखाई देता है और साथ ही साथ ये भी आपको पता चलता है कि जो इमेज बना है वो उस मिरर से काफ़ी दूर यानी काफ़ी अंदर महसूस होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने के साथ साथ इमेज की पोजीशन और इसके साथ ही साथ उसका साइज भी चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये बात केवल प्लेन मिरर में नहीं होती है, बिल्कुल ऐसा ही आपके स्फीरिकल मिरर में भी होता है। स्फीरिकल मिरर में भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो इमेज का साइज और इमेज का पोजीशन दोनों लगातार चेंज होता रहता है। तो इस बेस पर ये हमने इतने सारे डायग्राम बनाए हैं। ये सब के सब कॉन्केव मिरर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 6 अलग अलग कंडीशन में बात कर रहे हैं। और 6 ही कंडीशन क्यों नहीं, क्यों ही 6 से कम या 6 से ज़्यादा क्यों नहीं? तो आप देखिए यहाँ पर कि कितने कंडीशंस बन रहे हैं। जैसे हम कोई भी एक डायग्राम इसमें से ले लें कॉन्केव मिरर का, तो आपको दिख रहा होगा कॉन्केव मिरर में एक तो आप इस कॉन्केव मिरर का यहाँ पर पोल बता सकते थे। ठीक है, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और तो कोई ऐसा पॉइंट है नहीं इधर कहीं। तो कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, कितने, कैसे ये 6 कंडीशंस बनी। सबसे पहले तो आप देखिए कि जहाँ तक लाइन खींची हुई है, ये लाइन आपको ड्रॉ की गई है, इसको आपको ये सपोज करना है दिस इज अ फाइनाइट डिस्टेंस, यानी ये वो डिस्टेंस है जो मेजरेबल है, जिसका मेजरमेंट हो सकता है। तो ये फाइनाइट डिस्टेंस है। और अगर हमने इधर लाइन नहीं खींची है, इसका मतलब कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को पहली बात तो हम इनफाइनाइट पे रख सकते हैं। फिर सी के बाद ये जो ये आपको यहाँ पर लाइन कुछ दिख रही है, ये लाइन, इस पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो आप बोलेंगे बियॉन्ड सी से दूर, लेकिन इनफाइनाइट से पहले, है ना। इसी को ऐसे भी बोला जाता है बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। तो ये तो दूसरा कंडीशन हो गया। तो एक तो इनफाइनाइट पे रख सकते हैं, दूसरा बियॉन्ड सी रख सकते हैं, और तीसरा ऑब्जेक्ट को हम सी पर ही रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दें। ठीक है, चौथा क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रख दें, और फिर उसके बाद फोकस पे रख सकते हैं, और आफ्टर दैट फोकस और इस पोल के बीच में कहीं रख सकते हैं। तो टोटल 6 कंडीशन आपके पास हैं इस कॉन्केव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। तो अगर 6 कंडीशन में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं तो 6 अलग अलग कंडीशन में 6 अलग अलग टाइप के इमेज भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 6 डायग्राम बनाए हैं। यानी हमने ये बात हम कॉन्केव मिरर की ही करने जा रहे हैं, लेकिन 6 अलग अलग कंडीशंस में। तो सबसे पहले कंडीशन हम लोग लेते हैं कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ये देखिए बार बार हमको लिखना था इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही बार लिख दिया है, इसके बाद का जो लाइन है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है ना, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो ये कैसा मिरर बनाता है। अब देखिए इन्फिनिटी का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि काफ़ी दूर। सपोज कि आपके पास एक मिरर है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर, और कोई ऑब्जेक्ट उससे 2 किलोमीटर दूर रखा है या आधा किलोमीटर दूर रखा है, तो इसका मतलब वो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, वो उस मिरर के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस ही कही जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब सच में इनफाइनाइट नहीं होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि वेरी लॉन्ग। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग चलिए इनफाइनाइट पे रखते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब कि इस लाइन के इधर कहीं पर रख सकते हैं। ठीक है, इधर कहीं ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट पे होता है तो हम इसको डॉट डॉट करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट चलती है
तो वो मिरर तक कैसे पहुंच पाएगी? आप सब जानते हैं कि जब पैरेलल रे ऑफ लाइट होती हैं तो एकदम पैरेलल ऐसे सीधे जाती रहती हैं, कन्वर्जिंग रहती है तो आगे जाके मिल जाती हैं, डाइवर्जिंग रहती हैं तो यहीं से बिखर जाती हैं, है ना। यानी अगर 3 बीम ऑफ लाइट मैंने आपको बताए थे, उन तीनों में से अगर आप देखेंगे तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होती हैं वो एकदम हमेशा उनके बीच की डिस्टेंस मेंटेन होती है और ये ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है और उससे कुछ रे ऑफ लाइट इस मिरर तक पहुंच रही हैं, दैट मीन्स जो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, वो पैरेलल होंगी, ठीक है। और पैरेलल रे ऑफ लाइट है तो आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो कोई भी 2 पैरेलल रे ऑफ लाइट आप ले सकते हैं और हमने सपोज किया कि वो पैरेलल रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल हैं, तो आप ऐसे इसमें खींच सकते हैं। एक ऊपर से दिखा दीजिए, एक नीचे से दिखा दीजिए, एक से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, कोई ये मैटर तो नहीं है कि 2 ही दिखाना है आपको। बीम ऑफ लाइट का मतलब बहुत सारी बीम ऑफ लाइट जा रही हैं इस ऑब्जेक्ट से होकर, लेकिन रे डायग्राम का जो हमने मेथड पीछे सीखा है उसकी हेल्प से आप केवल 2 लाइन यहाँ से खींच के केवल 2 जो रे हैं उसको ड्रॉ करके आप इमेज का फॉर्मेशन समझ सकते हैं कि कहाँ पर इमेज बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है। तो बहुत सारी बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट खींचने की जरूरत नहीं। चलिए, तो ये दोनों आप जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और म्यूचुअली भी पैरेलल हैं और इस कॉन्केव मिरर के ऊपर आके इंसिडेंट हो गई। अब आपने पीछे एक रूल पढ़ा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई रे आके मिरर पर आके इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। तो इन दोनों को अगर आप फोकस से पास करेंगे तो ये भी फोकस से जाएगी और ये भी फोकस से जाएगी और दोनों इसी फोकस पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और 2 लाइनें, 2 रे जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट क्या होता है? वही चीज़ होता है इमेज, ठीक है। जहाँ पर भी 2 रे ऑफ लाइट अगर इंटरसेक्ट की हैं, समझिए कि वहीं पर इमेज बन रहा है। तो ये दोनों के दोनों रे ऑफ लाइट इस फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब इस फोकस पर इमेज बन गया। अब ये इमेज कैसा बना है? तो देखिए, पहली बात तो ये इमेज आप पहले ये लिख दीजिए कि इमेज की लोकेशन है एट एफ, फोकस पर। इसके अलावा आप ये बताएंगे कि इमेज कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है। तो रियल इमेज का मतलब जहाँ पर रे ऑफ लाइट्स रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो रियल इमेज होता है, और जहाँ पर 2 रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं करती हैं लेकिन कुछ इमेजिनरी लाइंस को अगर हम खींचें तो वो इमेजिनरी लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ऐसी इमेज को इमेजिनरी इमेज कहते हैं या फिर वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ पर रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इमेज कैसा होगा? तो ये इमेज होगा रियल। और रियल जो इमेज होते हैं, हमेशा याद रखिए, 2 तरीके के इमेज हो सकते हैं। एक तो इमेज उल्टा हो सकता है, एक तो इमेज सीधा हो सकता है। जो उल्टा इमेज होगा उसको बोलेंगे इन्वर्टेड और जो सीधा होगा उसको बोलेंगे इरेक्टेड। और जो भी इमेज रियल होता है वो रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, दैट मीन्स उल्टा बनता है, ठीक है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अब ये जो इमेज है इसका साइज क्या है? तो इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, ये पॉइंट साइज का इमेज बना हुआ है। तो पॉइंट साइज का बोलिए या फिर हाईली डिमिनिस्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट साइज ही लिख देता हूँ, पॉइंट साइज आप लिख दीजिए, और हाईली डिमिनिस्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी कॉन्केव मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज फोकस पर बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ये तो हमेशा साथ में ही रहते हैं, या तो रियल इन्वर्टेड होता है या तो वर्चुअल इरेक्टेड होता है। तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा? तो हाईली डिमिनिस्ड या फिर पॉइंट साइज का, ओके। नेक्स्ट कंडीशन आप देखिए, अब आपको समझ में आने लगेगा इस बार से। अब ऑब्जेक्ट को हम रखने हैं, हमको रखना है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब इस वाली लोकेशन में। तो बियॉन्ड सी अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें यहाँ पर, तो इससे इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कोई 2 रे ऑफ लाइट हमको पास करनी पड़ेगी। तो चलिए एक करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आपने रूल पढ़ा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होती है, तो ये फोकस से पास हो जाएगी। इसी तरीके से अगर दूसरी रे ऑफ लाइट आप पास कर लीजिए, कहाँ से? फोकस से ही पास कर लेते हैं। तो फोकस से अगर दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी तो आप जानते हैं कि ये कैसे वापस आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौट आएगी। तो इस टाइप से आप देखेंगे ये दोनों के दोनों जो इंसिडेंट रे हैं वो रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। और इस पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये बन गया यहाँ से ये इमेज, ओके। और जो इमेज बना है उसके बारे में अब आप लिख सकते हैं कि इमेज जो बना है वो बिटवीन सी एंड एफ बना हुआ है। और साइज कैसा है? तो साइज तो आप देख रहे हैं कि इसका जो साइज होता है इस ऑब्जेक्ट से ये छोटा बनता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये रियल है और इन्वर्टेड भी है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये उल्टा इमेज बना हुआ है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, और इसके साथ ही साथ
साइज की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो आप इसको डिमिनिस्ड बोल सकते हैं, डिमिनिस्ड। तो ये तो डिमिनिस्ड है, और ये क्या था, ये था हाईली डिमिनिस्ड, ये बहुत ज़्यादा छोटा था, इसको बस छोटा बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन है, ऑब्जेक्ट को अब सी पर रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो देखना है कहाँ पर इमेज बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। दो रे ऑफ लाइट पास करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से पास होगी, और एक सेंटर फोकस से पास होगी जो रे ऑफ लाइट, वो कैसे लौटेगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये दोनों रे ऑफ लाइट बिल्कुल इसी सी के नीचे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है, और ये भी आपको दिख रहा है कि ये रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, और तो ये इमेज कैसा बन गया है, कहाँ पर बन गया है, तो आप बोलेंगे ये इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना है, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होते हैं, और इसके साथ ही साथ सेम साइज़ का बना हुआ है। सेम साइज़ का मतलब क्या, जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट की बिल्कुल साइज़ का है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज है। अब अगर तीनों केस को आप एनालाइज करें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है ये पीछे लौट आ रहा है, और इसके साथ ही साथ हमेशा लगातार उसका साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। पहले हाईली डिमिनिस्ड था, फिर डिमिनिस्ड हुआ, और फिर इक्वल साइज का हो गया। इसका मतलब कि अगले केस में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज अब यहाँ से और पीछे लौट आएगा, और साइज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे केस को देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, दो रे ऑफ लाइट पास करिए, एक पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होगी, और एक रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे फोकस से, जो फोकस से रे ऑफ लाइट जा रही है वो कैसे हो जाएगी, वो हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये दोनों रे एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी वहीं पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इमेज। ठीक है, और ये यहाँ पर आप मानिए ये है आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनता है, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर मेजरमेंट करके तो लिख नहीं रहा हूँ, आप जब इसको स्केल से बनाएंगे और एकदम स्ट्रेट लाइन सब खींचेंगे तो आपको मिलेगा कि ये सी से दूर ये इमेज बनेगा, और जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से इस बार क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी, और कैसा है, तो ये इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये कैसा है, तो ये इनलार्ज्ड है। इनलार्ज्ड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन गया। ठीक है, ये बहुत छोटा था, फिर छोटा हुआ, फिर इक्वल हुआ, अब जो है इमेज जो है बड़ा बन गया। सिमिलरली फिफ्थ वाले केस में आते हैं, और ध्यान रखना है कि फिफ्थ वाला जो केस है ये बिल्कुल फर्स्ट वाले केस का एकदम इन्वर्स केस है। इन्वर्स का मतलब इसमें क्या हुआ था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा था तो इमेज फोकस पर और हाईली डिमिनिस्ड इमेज बना है, यानी बहुत छोटा इमेज बना है। तो बिल्कुल उसी का उल्टा यहाँ पर होगा, इस बार ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पर और इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, और ये हाईली डिमिनिस्ड था, ये बहुत ज़्यादा छोटा था, तो ये क्या बनेगा, ये हाईली इनलार्ज्ड बनेगा, बहुत बड़ा इमेज। ठीक है, तो बिल्कुल पहले वाले केस का उल्टा। तो ऑब्जेक्ट को रख देते हैं इसको फोकस पर, तो जब फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो दो रे आपको पास करनी होती हैं, एक पैरेलल रे ले जाएंगे तो कहाँ से पास होगी, फोकस से, कोई एक और रे लेकर जाना पड़ेगा, तो एक रे आप इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जा सकते हैं और वो सेम पाथ पर रिटर्न हो जाता है ना। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाती हैं वो तो सेम पाथ पर रिटर्न हो जाती हैं, और ये दोनों के दोनों जो रिफ्लेक्टिंग लाइन है, रेज हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, और अगर ये पैरेलल हैं तो ये कहाँ तक जाएंगी, ऐसे ही इन्फिनिटी तक, और कहीं जाके इन्फिनिटी पर एक दूसरे को काटेंगी। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, और क्या नेचर होगा, तो रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड, और इसके साथ ही साथ जो इमेज बनेगा उस इमेज का साइज क्या होगा, तो साइज होगा हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए ये तो 5 केस हो गए, और इन 5 के पांचों केस में एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इन 5 के पांचों केस में जो इमेज बना है वो है रियल और इन्वर्टेड। लास्ट वाला केस ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये जो केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है कॉन्केव मिरर के लिए, क्योंकि इसमें जो इमेज बनने वाला है वो इमेज रियल और इन्वर्टेड नहीं रहेगा। पहले 5 केस में इमेज रियल और इन्वर्टेड है। इसके अलावा आप ये भी नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है छोटा बनता है, फिर इक्वल भी बन जाता है, फिर उससे बड़ा भी बन जाता है। इसी तरीके से अब छठे वाले केस में जब हम आएंगे और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, और इससे कोई 2 रे ऑफ लाइट हमको पास करनी है, तो एक पैरेलल रे ले जाएंगे, और पैरेलल रे कहाँ से पास होती हैं, फोकस से।
और एक रे ले जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन तो वैसे ही लौट आती है, सेम पाथ पर रिटर्न हो जाती है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इधर लगातार इंक्रीज हो रही है, और डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है मतलब कि ये दोनों रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है, और अगर ये डाइवर्ज हो रही हैं तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं पीछे की ओर। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएं तो आप कह सकते हैं कि इसको अगर डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कहीं आगे ये एक दूसरे को काटेंगे, और काटेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये इमेज बन गया। और जो इमेज बना है वो कैसा इमेज है, तो इस बार रे ऑफ लाइट सच में तो यहाँ पर नहीं इंटरसेक्ट करी है, अगर ये एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं तब तो ये रियल इमेज होता था, लेकिन ये वर्चुअल केस हमने लिया है, इमेजिनरी केस लिया है, इसलिए जो इमेज है इसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। और ये भी आप देख रहे हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट रखा था ये उसी डायरेक्शन में ये इमेज दिख रहा है, यानी कि ये इमेज सीधा है, सीधा मीन्स इरेक्टेड है। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो इमेज बना है वो कहाँ बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर। लोकेशन क्या है इसका, तो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये लोकेशन या पोजीशन आप याद रखिए ये सब चीज़ें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल, जिसमें अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप फार्मूला जानते हुए भी न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है आपको। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लिखते हैं इसका नेचर। तो ये इमेज आपको दिख रहा होगा, ये वर्चुअल है, फर्स्ट टाइम ये वर्चुअल इमेज देखने को मिला, वर्चुअल है और इरेक्टेड है। और इसके साथ ही साथ जो इमेज बना है उसका साइज क्या है, तो इनलार्ज्ड है, हाईली इनलार्ज तो नहीं कर सकते, इनलार्ज है मीन्स ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है, तो इस टाइप से कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन आपने देख लिया। मैं फिर से आपको रिकॉल करता हूँ कि तीनों जो रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के उसको आप ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो फोकस से पास होती है, फोकस से कोई रे अगर इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो सेम पाथ पर बिना डेविएट हुए रिटर्न हो जाती है। ठीक है, इन तीनों बातों को अगर आप नोटिस करेंगे, केयरफुल रहेंगे इसके बारे में, तो आप कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो उससे इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं पांचों छठों को जितने भी इसमें हैं मैं सबको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपने देखा कि पहले से लेकर 5वें केस तक जितने भी इमेज बने हैं वो रियल और इन्वर्टेड थे। पहले केस में जो इमेज था वो क्या था, बहुत छोटा था, पॉइंट साइज का था। फिर जो इमेज बना है वो डिमिनिश्ड बना है, यानी इससे थोड़ा सा बड़ा बना है। और इसके साथ ही साथ लोकेशन की बात करें तो पहले फोकस पर बना था, अब देखिए फोकस से और पीछे आ गया है, और अगले वाले में फोकस से और ज़्यादा पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इमेज पीछे जा रहा है, और इमेज का साइज लगातार बढ़ रहा है। तो कॉनकेव मिरर छोटा इमेज भी बनाता है, इक्वल साइज का भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, रियल भी इमेज बनाता है और वर्चुअल भी इमेज बनाता है। एक और बात आप ध्यान दे सकते हैं कि जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है, रियल और इन्वर्टेड इमेज जो है वो मिरर के हमेशा लेफ्ट में बने हुए हैं, जबकि वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज किधर बना हुआ है, तो ये इस मिरर के राइट साइड में बना है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और इनका जो साइन होता है किसको प्लस देखना है किसको माइनस, इसमें मिस्टेक हो जाएंगे, और मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, चलिए ये कॉनकेव मिरर की तो बात हो गई। अब हम लोग इसी तरीके से बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन के जो लोकेशंस हैं, केवल 2 लोकेशन आपको देखने को मिलते हैं, जबकि कॉनकेव में आपने कितने लोकेशंस देखे थे अलग अलग, तो कुल 6 लोकेशन आपने देखे थे। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा क्यों होता है कि केवल हम लोग 2 ही लोकेशन की बात करते हैं। चलिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पर डायग्राम बनाएं तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, एक और हम केस ले रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर आपने बना लिया, तो ये होता है इस कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और जितने भी पॉइंट्स हम लोग जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो ये होता है इसका पोल, फिर इसके बाद होता है इसका फोकस, और इसके बाद एक पॉइंट होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली यहाँ पर भी हम बना सकते हैं पोल और ये फोकस और इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं मिरर के, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम लेफ्ट में रखेंगे तो आप देख के बताइए कि यहाँ पर आपको कितने कुल लोकेशंस दिख रहे हैं। अगर कॉनकेव की हम बात करें तो इधर हमको कुल 6 लोकेशन अलग अलग दिखी थी जिस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा और इमेज फॉर्मेशन किया। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में आप देखिए तो कितने आपको तरीके दिख रहे हैं। एक तो ये जो लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन दिख रही है, एक तो ये फाइनाइट डिस्टेंस है, और दूसरा आप इनफाइनाइट पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को कहीं पर, है ना। तो इसी वजह से कॉन्वेक्स के केस में केवल आपको यहाँ पर 2 ही अलग अलग लोकेशन दिख रहे हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस का और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस का। इसी वजह से हम कॉन्वेक्स के केस में केवल 2 केस लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहला केस ले लीजिए। सबसे पहला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज
एट इन्फिनिटी या एट इनफाइनाइट, और दूसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दें इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो कहाँ पर इमेज बनेगा, तो पिछले कॉन्केव मिरर के पहले वाले केस की तरह इसका भी केस है। इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो जो रे ऑफ लाइट इसके ऊपर आएगी वो पैरेलल ही होंगी, और अगर हम उन पैरेलल रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ले लें तब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सपोज इससे 2-3 रेज यहाँ से जा रही होंगी, और आप जानते हैं कि पैरेलल रे जब आती हैं मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से या तो पास होती हैं कॉन्केव के केस में, या फिर कॉन्वेक्स के केस में फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है। तो यहाँ से ये इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होती हैं कि ऐसे लगता है कि ये फोकस से इमर्ज हो रही हैं, फोकस से निकल रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको भी आप ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर की तरफ, और इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकल रही हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, और अगर ये डाइवर्ज हो गई तो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तो हमने पीछे इसको इमेजिन किया, यानी डॉट डॉट करके आगे बढ़ाए, तो हमको लगा कि ये दोनों की दोनों रेज फोकस से पास हो रही है। तो फोकस पर जाके ये दोनों रेज ये जो दो इमेजिनरी रे हैं ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब कि फोकस पर इमेज बन रहा है। ठीक है, और इमेजिनरी रेज हैं तो इमेज कैसा होगा, इमेजिनरी यानी कि वर्चुअल। ठीक है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जो इमेज है वो बना हुआ है एट फोकस, यही चीज़ कॉन्केव के केस में भी आपने देखा था। और इमेज कैसा है, तो ये इमेज है वर्चुअल और इसके साथ ही साथ इरेक्टेड, है ना। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होते हैं, जय के साथ बीरू, पानी के साथ पूरी, वर्चुअल के साथ इरेक्टेड और रियल के साथ इन्वर्टेड होता है। और तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है कि जो ऑब्जेक्ट बना है वो फिर से वही है, बिल्कुल वही केस है, हाईली डिमिनिस्ड है, या इसको पॉइंट साइज्ड कह सकते हैं, हाईली डिमिनिस्ड। तो ये हाईली डिमिनिस्ड साइज का ये ऑब्जेक्ट इमेज बन गया है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का पहला केस आपने देखा कि इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज फोकस पर बनता है, और हाईली डिमिनिस्ड बनता है, वर्चुअल और इरेक्टेड बनता है। अब एक फाइनाइट डिस्टेंस का भी केस ले लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रख दें, तो फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इससे भी कोई 2 रे ऑफ लाइट हमको पास करनी पड़ेगी जिससे इमेज फॉर्मेशन हो सके। तो एक पैरेलल रे ले जाइए, और पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, तो आप जानते हैं कि पैरेलल रे, अब ये कॉन्वेक्स का केस है तो ऐसे लगेगा कि ये फोकस से निकल रही हैं, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। डॉट डॉट करके आप इसको पीछे बढ़ा सकते हैं। एक रे और लेके जाना पड़ेगा आपको, और वो रे हम लेके जा रहे हैं सी की तरफ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सी। तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स अगर सी है ये, दैट मीन्स इस तरफ ये डायरेक्टेड है सी की ओर, तो ये रिफ्लेक्ट भी उसी पाथ पर हो जाता है बिना डेविएट हुए। और ये दोनों के दोनों इमेजिनरी जो रेज हैं वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया है, हमारा ये इमेज हो गया। ठीक है, और जो इमेज बना है अब उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जो इमेज बना है वो है बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में इमेज बना हुआ है। और कैसा बना है, तो ये इमेज है वर्चुअल और इरेक्टेड, वर्चुअल और इरेक्टेड। साइज क्या है, तो ये साइज अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा ही है, तो डिमिनिस्ड बोलेंगे इसको। ठीक है, डिमिनिस्ड साइज का। तो इस टाइप से आपने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में फाइनाइट डिस्टेंस पर या इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को रखिए, दोनों ही केस में जो आपको इमेज दिखाई देगा वो कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्टेड। और जबकि कॉन्केव के केस में आपने देखा था कि वो लास्ट वाले केस में इमेज बनाता है वर्चुअल और इरेक्टेड, बाकी सारे केस में यानी बाकी 5 केस में वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। और आपने ये भी देखा कि कॉन्वेक्स मिरर जो भी वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल और इरेक्टेड, दोनों ही केस में इमेज जो है वो डिमिनिस्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा है। जबकि कॉन्केव ने जो वर्चुअल इमेज बनाया था वो इमेज कैसा था, तो वो आपने देखा था कि वो इनलार्ज था, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा था। तो इन चीज़ों को आपको पॉइंट आउट करना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो आपका यही होमवर्क है आज का कि आप ये रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, तीनों रूल्स के लिए आप जो रे डायग्राम मैंने बताया उसको बनाना है। और इसके साथ ही साथ कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों से इमेज फॉर्मेशन के जितने भी मैंने तरीके बताए हैं, 6 कॉन्केव के और 2 कॉन्वेक्स के, इसको आपको अच्छे से एक नोट्स तैयार कर लेना है और इसको रफ कॉपी पे 1-2 बार बिना देखे प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर आप इसको विद इन द टाइम इसको रिवाइज नहीं करते हैं।
तो इसको आप मेंटेन कर लीजिए, इसको आप रिवाइज करते रहिए। इसलिए मैं आज और चीज़ों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और टॉपिक्स को अगर लेंगे तो आप बस आज के लिए इतना ही रखिए, इतनी चीज़ों को तैयार करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, ताकि हम उसका सोल्यूशन जो है आपको दे पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करिए। थैंक यू।